बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th का आपका जो होम साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि गृह विज्ञान का, इसके कल के पेपर के लिए, कल यानी कि 20 दिसंबर 2024 को होम साइंस का आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसी की तैयारी के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों, कल आपका होम साइंस का जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसी की तैयारी के लिए हम अपना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिकली इस सैंपल पेपर में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, इवन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि कल के आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन डिट्टो भी रिपीट हो सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि तैयारी अच्छे से करनी है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, पेपर आपको मैं दोनों मीडियम में समझाने वाला हूं। हिंदी में समझा दूंगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पेपर दिखाता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों पेपर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न जो है वो समझेंगे। और देखो, पेपर जो है ये आपका 3 घंटे का रहेगा और ये 70 नंबर का आएगा। और पैटर्न को समझने के लिए हमें इसके सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, होम साइंस का आपका जो पेपर है बच्चों, ये आपका 4 खंडों में डिवाइड होगा और टोटल पेपर में 35 प्रश्न होंगे। खंड ए जो रहेगा, इसमें 1 से लेके 14 है, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, यानी कि पेपर में आपके 14 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, खंड बी जो रहेगा बच्चों, इसमें 15 से 18 ये आपके केस आधारित प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के। फिर खंड सी में 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, 19 से लेके 25 ये तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। फिर 26 से लेके 29 ये होंगे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। खंड डी में भी 2 तरीके के क्वेश्चन हैं, 30 से लेके 33 ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, और 34 और 35 ये 2 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के होंगे। बच्चों 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में और 5 नंबर में, हर एक में आपको एक एक जो क्वेश्चन है ना, उसमें चॉइस भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ पे देख लीजिए, सेक्शन ए के अंदर 1 से 14 आपके एमसीक्यू होने वाले हैं। सेक्शन बी के अंदर 15 से 18 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर 19 से 25 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 26 से 29 3 नंबर के होंगे। और सेक्शन डी की बात कर लें तो इसमें 30 से 33 ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 34 और 35 ये 2 क्वेश्चन ये आपके 5 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पेपर का पैटर्न है, जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी बच्चे अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर करना चाहते हो, तो आज ही हमारे द्वारा क्लास 12 के लिए बनाई गई 15 प्लस सैंपल पेपर्स को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, बाय करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। और अभी के लिए हमारे पास में 4 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिकल, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, वैसे तो एक सब्जेक्ट का प्राइस बच्चों 299 है, लेकिन कुछ ही और सीमित समय के लिए अगर आप ये कोड यूज करते हो TSP 50% ऑफ, तो आपको एक सब्जेक्ट इन जस्ट 149 में मिल जाएगा। और 3 सब्जेक्ट को एक साथ बाय करते हो तो ये आपको ये 399 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने सैंपल पेपर की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का, आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सेक्शन है बेसिकली खंड का, इंग्लिश में सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है ये। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न का, जिसके अंदर टोटल हमसे 14 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, आप अपने मन ही मन कमेंट बॉक्स में लाइव सेशन में मेरे आंसर देने से पहले जरूर देना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चल जाए कि आप कितने सही थे कितने गलत। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि 1-2 दिन में ही खराब हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो आपको पता है, जो खाद्य पदार्थ खराब होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक टाइप ये भी है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो 1-2 दिन में ही खराब हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों विकार्य खाद्य पदार्थ। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेशराइबल फूड्स। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है, इसे तो आप नॉर्मली अपनी नॉलेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे कि निम्नलिखित में से
कौन सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है, यानी कि जो डाइट थेरेपी होती है, डाइट थेरेपी, इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो डाइट थेरेपी क्या करती है हमारे लिए, ये वर्तमान का हमारा जो आहार है, हम जो खा रहे होते हैं उसमें थोड़ा बदलाव करती है। ठीक है, और खाने के दौरान कोई भी जटिलता होती है, कोई भी कठिनाई होती है, उसकी रोकथाम करती है। ठीक है, पोषण की कमी में सुधार करती है, लेकिन पारंपरिक व्यंजनों का ज्ञान ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल जो फूड है हमारे, इसके बारे में ये डाइट थेरेपी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तो बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन क्या है कि वे बच्चे जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जिन्हें पुलिस के द्वारा भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। आपने वो पढ़ा था ना, SOS बाल जो गांव थी उसके बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में ये आंसर बताना कि सबसे पहला जो SOS गांव था, ठीक है, ये कब खोला गया था और कहां पर खोला गया था। आपको कमेंट में लिखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड और बताना है पहला SOS गांव कब और कहां खोला गया। ओके, वेल यहाँ पे समझिए, देखिए, वे बच्चे जो कि गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं, ठीक है, जो कानून के अनुसार नहीं है उसमें ये लिप्त हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे बच्चों बाल अपराधी। ठीक है, क्या बोलेंगे, बाल अपराधी, क्योंकि तस्करी किए गए नाबालिग क्या होते हैं, जिनको बेसिकली बेचा जाता हो किसी दूसरी कंट्री में या फिर किसी तरीके से। विद्रोही का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। परित्याग बच्चे यानी कि जिन्हें किसी ने त्याग दिया हो, तो सिंपल सा क्या है कि बाल अपराधी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे जुवेलियन, ये वाला ऑप्शन राइट है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें से आपको एक ही बार में 4 MCQ मैं समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसका पूर्ण रूप सही है। देखो, जैसे ही आपने देखे 5 ऑप्शन, ठीक है ना, मतलब समझ गए कि क्वेश्चन बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन में देखिए, हमें ये देखना है कि किसका सही रूप पूर्ण कौन सा है। तो पहला दिया हुआ है बच्चों BBBP, ठीक है, अर्थात इसका मतलब है BBP का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरीके से इंग्लिश में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यानी कि हमारा पहला वाला तो एकदम सही है। दूसरा क्या है, KGBV, ठीक है, KGBV ये रहा, इसका फुल फॉर्म क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब सी है बच्चों BPL, ये तो आप सभी को पता है। BPL का फुल फॉर्म क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, तो हमारे ये भी बिल्कुल सही है। डी आ जाता है IPR। IPR का मतलब क्या है, IPR का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार, बिल्कुल ये भी राइट है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर जो ई है, वैसे पेपर में टेंशन मत लो, आपके टोटल 4 ही ऑप्शन आएंगे, मैंने आपको थोड़ा अच्छे से एक पॉइंट और ज्यादा समझाने के लिए इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई राइट हो जाएगा। अब पेपर में अगर इन चारों से ही संबंधित कोई भी आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी फुल फॉर्म। ओके, चलिए अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि देखो, रंगों के ना 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, रंगों के 3 प्रकार होते हैं, हमें पता है। तो इसमें हमें बताया गया है कि प्राथमिक रंग मूल रंग होते हैं, जो कि किसी अन्य रंग को मिलाने से नहीं बनाए जा सकते हैं, इनमें कौन सा शामिल है। अर्थात 3 प्रकार के रंग होते हैं। एक होता है प्राथमिक, प्राथमिक में क्या होते हैं, ये मूल रंग होते हैं, ये किसी और के मिलने से नहीं बनते। और जो दूसरे हैं जिन्हें हम द्वितीयक रंग बोलते हैं, वो क्या होते हैं, ये जब कोई 2 प्राथमिक रंग मिलते हैं। ठीक है, 2 प्राथमिक रंग, जैसे कि मान लेते हैं कि एक लाल प्राथमिक रंग है, ये है ही प्राथमिक, ठीक है, एक लाल है एक पीला है, अब इनको मिलाकर जो रंग बनेगा वो कहलाएगा द्वितीय रंग। ठीक है, अब इससे कोई भी रंग बना, एग्जाम्पल के लिए बैंगनी, बैंगनी एक्चुअल में भी है एक द्वितीय रंग। ठीक है, फिर आता है तृतीय स्टेज, यानी कि तृतीय रंग कौन से होते हैं, तो 2 द्वितीय रंगों को मिलाकर बनाए गए रंग को तृतीय रंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो आंसर आपको मैंने बता ही दिया है। तो प्राथमिक रंग में 3 रंग शामिल हैं, एक तो है लाल, पीला और नीला, लेकिन जो बैंगनी है ये कौन सा रंग है, ये द्वितीय रंग है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से रंगों की प्राथमिकता वगैरह ये सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे तरीके से।
आगे आ जाता है इंग्लिश में, तो प्राइमरी कलर्स आर बेसिक कलर्स दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर। तो कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? पर्पल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए पोषण अभियान शुरू किए गए, अर्थात हमारे शरीर में जो पोषण है, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए बहुत सारे पोषण अभियान शुरू किए गए थे, जिसमें निम्नलिखित व्यवधान शामिल किए गए। तो कौन सा व्यवधान इसमें शामिल किया गया था वो हमें बताना है। तो पहला व्यवधान था कि खाद्य का प्रबलीकरण करना, ठीक है, और दूसरा था कि कम लागत वाले जो पौष्टिक भोजन है इनका उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो पहला और चौथा ये रहा, देखो ए वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इंग्लिश में भी देख लेंगे तो फूड ये हो जाएगा और आपका ये वाला ऑप्शन ए राइट है। आगे जाता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मशीनों में वस्त्रों की धुलाई के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, जिसमें से एक सबसे प्रमुख होता है। तो सबसे प्रमुख क्या है? सबसे प्रमुख सिद्धांत ये है कि धोने वाले घोल में कपड़ों में से गंदगी हटाने के लिए कपड़ों को गतिशीलता रखना है, यानी कि जैसे हमारी वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, तो वो जो उसमें हम सर्फ वगैरह डालते हैं, तो कपड़े जब हम उसमें डाल देते हैं तो मशीन को चलाते हैं, तो इससे क्या होता है, कपड़े जो है वो गति में रहते हैं, मशीन से वो गोल गोल घूमते रहते हैं ना, तो इससे क्या होती है, गंदगी हट जाती है। तो इसी को बोलते हैं मशीनों में वस्त्रों की धुलाई का मुख्य सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इसमें भी इंग्लिश में देखेंगे तो व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स इन अ मशीन टू कीप क्लोथ्स मूविंग इन द वॉशिंग सॉल्यूशन टू रिमूव डर्ट फ्रॉम देम। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किस आयु का बच्चा एक अनजान व्यक्ति से डरता है? तो आपके घर में जब कोई बच्चा आता है, ठीक है, किसी बेबी का जन्म होता है आपके घर में या फिर आपके आसपास में, या फिर आप किसी बच्चे को देखते हैं जो अराउंड 1 साल तक का होता है, ठीक है, 1 साल या फिर उससे कम का, तो वो जो बच्चा है ना, उसके अंदर एक ऐसी चेतना जागृत हो जाती है कि वो अपनी सिर्फ माँ के पास में रहेगा, पापा के पास में रहेगा, या फिर भाई-बहन उसके जो उसके पास रहेगा, ठीक है, जो घर में है बस उन्हीं के पास में। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति आया, जैसे चाचा ताऊ मामा फूफा आ जाते हैं ना कभी कभार, वो लेते हैं तो क्या होता है, बच्चा रोने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो एज है वो होती है 8 से लेके 12 महीने के बीच, ठीक है। फिर जब 1 से डेढ़ 2 साल तक का होता है तो धीरे धीरे जो है वो जानने लगता है कि ये मुझसे रोज मिलते हैं, ये मेरे इस तरीके से ये चीजें हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एट वट एज डज नॉट चाइल्ड बिकम अफेयर्ड फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे है बच्चों एक मिलान। तो आपके पेपर में एक मिलान भी आएगा। आइए देखते हैं मिलान में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला है बच्चों आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी क्या है? आंगनवाड़ी एक आंगन आश्रय है, इसके लिए बच्चों के लिए। उसके बाद है दिवस देखभाल केंद्र। ये क्या होते हैं? ये दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं बच्चों के लिए। ठीक, विद्यालय पूर्व केंद्र क्या होते हैं? तो ये बाल केंद्रित उपागम में आ जाते हैं। और मॉन्टेन्स क्या है? मॉन्टेन्स जो है ये बेसिकली शिशु से 18 वर्ष के लिए स्कूल होते हैं। ठीक है, विद्यालय पूर्व तो उपागम में आ गया, और मॉन्टेन्स क्या हो गए? ये 18 वर्ष के स्कूल के लिए आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा, ठीक है, ये रहा, देखो सी वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन, अच्छा ये आ गया, पहले का आपका सी है, दूसरे का आपका डी है, तीसरे का बी है, और चौथे का आपका ए है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, एक अभिकथन है और एक कारण। देखिए हमारा अभिकथन क्या कहता है कि जब प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो प्रकीर्ण के पश्चात 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और इस रंगों के समूह को हम वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी कि इंद्रधनुष एक तरीके से। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जब भी वर्षा होती है और जैसे ही वर्षा के बाद में हल्की सी धूप निकलती है, ठीक है, हल्की हल्की सी, तो आसमान में 7 रंगों का ना एक हमें स्पेक्ट्रम दिखता है, जिसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। ठीक है ना, तो वर्णक्रम का संक्षिप्त रूप क्या है? विबग्योर। क्या है? विबग्योर। अब विबग्योर में ना 7 रंग होते हैं, कौन कौन से? बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और सूर्य के प्रकाश में इन 7 रंगों के अतिरिक्त पराबैंगनी और अवतरण किरणें भी होते हैं। तो आपने समझा? क्या समझे आप? आप सबसे पहले ये समझे कि वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, यानी कि यहाँ पे दोनों ही बातें बिल्कुल सही। तो मतलब क्या हो जाएगा? अभिकथन भी हमारा सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है बच्चों,
चलिए, तो असर्शन रीजन दोनों ही ठीक है और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो 10 था ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। ये है कि महिलाओं ने जीन्स पहनना किस वर्ष में प्रारंभ किया था। एक हमें डेट बतानी है, यानी कि ईयर बताना है बेसिकली, कब स्टार्टिंग की थी। तो आपकी किताब के अनुसार महिलाओं ने 1950 में जीन्स पहनना स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 12 देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जीविका का अवसर उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि इन चारों में से सिर्फ कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कि कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन से नहीं जुड़ी है। तो सबसे पहला तो ये है कि उपभोक्ता सक्रियतावादी बनना, ये तो राइट है। उपभोक्ता क्लब में एक परामर्शदाता बनना, ये भी राइट है। बीआईएस में कार्य करना, ये भी राइट है। लेकिन पत्रकार जो है, पत्रकार बनना, ये इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो बिकमिंग अ जर्नलिस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन। चलिए, क्वेश्चन 13 क्या है बच्चों कि सामने से भरने वाली मशीनों के मॉडल में धुलाई की किस विधि का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उस धुलाई की विधि का नाम है बच्चों अवपातन। क्या है? अवपातन। ऑप्शन नंबर सी। अब एमसीक्यू का एक आखिरी क्वेश्चन है, फिर केस वाले क्वेश्चन आएंगे। 14 में देखिए बेसिकली यहाँ पे हमें एक टाइम पीरियड पूछा गया है, और वो टाइम पीरियड क्या है, ध्यान से समझिए। सरकार ने कब वृद्धजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अपनाया जिसमें बुजुर्गों को मानवीय संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए और उनके व्यापक अनुभव और बाकी क्षमताओं का इष्टतम उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए। सरकार को भी उनके स्वास्थ्य और अर्थपूर्ण जीवन यापन की क्षमता को सुनिश्चित करना चाहिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन कितना है, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन। क्या? कि सरकार ने वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति को कब अपनाया था। तो सिंपल सा बस इतना क्वेश्चन है। कब अपनाया था? तो 1999 में, 1999 में सरकार ने वृद्धजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाई थी जिसके अंतर्गत ये बातें कही गई थी। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में आपका ये हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से सेक्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, टोटल अभी हमने कितने क्वेश्चन किए? अभी हमने किए हैं अपने 14 एमसीक्यू। अब हम खंड खा यानी कि सेक्शन बी की बात करें। ठीक है, तो चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। ओके, ये रहा देखो हमारा सेक्शन नंबर बी, केस स्टडी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो केस स्टडी क्या है इसे पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय के अधिकांश विभागों में जनसंचार और पत्रकारिता विषय में स्नातकोर या फिर पूर्व स्नातकोर कार्यक्रम उपलब्ध हैं। कुछ विश्वविद्यालय, कॉलेज और मीडिया संस्थान विकास संचार में भी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। लाइक कि ये स्कूल है नई दिल्ली का, और भी कुछ बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हम उसे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, ये जितनी भी एप्लीकेशन है, अगर हमें इसका संचालन करना है, ठीक है, इसका हमें ज्ञान लेना है, तो ये किन कौशल के अंतर्गत आता है। तो सिंपल सी बात है, ये सारी की सारी बातें किससे जुड़ी हुई हैं? कंप्यूटर से। जिसको हम बोलेंगे कंप्यूटर कौशल। ऑप्शन नंबर सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, किसी मीडिया के लिए विज्ञापन एजेंसी में काम कर रहे एक विकास संचार व्यवसायी के पास यदि डैश हो तो वह हमेशा दूसरों की अपेक्षा लाभ की स्थिति में होगा। अर्थात किसी भी एक न्यूज चैनल में, ठीक है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट में काम करता है तो उसके पास में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो दूसरों से अपेक्षा अधिक लाभ कमा सके। तो क्या होना चाहिए? उसके पास में सृजनात्मक कौशल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसके पास में सृजनात्मक कौशल नहीं होगा तो दूसरे से अलग दिखेगा ही नहीं, अलग विज्ञापन दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम विकास संचार उपकरण में प्रभावी रूप नहीं शामिल होता है। देखो सामुदायिक रेडियो के माध्यम से हम विकास संचार कर सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से भी, इंटरनेट तो छोड़ ही दो क्योंकि तो ये सबसे टॉप पे है। ओके, लेकिन चर्चाएं करना और बहस करना ये इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये एक समूह के बीच में हो सकता है, कुछ 200 400 हजार लोगों के बीच में हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, बस यहीं तक सीमित रहे। लेकिन रेडियो पे कोई आया, कुछ भी भाषण दिया जा रहा है, पूरा देश सुनता है। टेलीविजन पे आया तो पूरा देश सुनता है। इंटरनेट है फिर तो पूरा वर्ल्ड सुनेगा। ठीक है, अब 18वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमें ये पहचान। तो आइए समझते हैं। देखो, विकास पत्रकारिता जो है
वो एक सामाजिक गतिविधि है, बिल्कुल ठीक है। विकास पत्रकारिता मानवीय विकास को बढ़ावा देती है, बिल्कुल ठीक है। विकास संचार सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत तथा सामान्य समुदाय के विकास और सुख शांति को सुगम बनाता है, बिल्कुल ठीक है। विकास पत्रकारिता लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को अधिक आशक्त बनाने पर, यानी कि उन्हें कमजोर बनाने पे केंद्रित है, ये गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से इंग्लिश में केस स्टडी आ जाती है। आप चाहो तो इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। और 15 आपका ये है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर स्किल। 16 का आपका क्रिएटिव स्किल्स हो जाएगा। एंड 17 का आपका हो जाएगा डिस्कशन एंड डिबेट। 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर हमारे 2 नंबर के और इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में ही हमें सबसे पहले ही अथवा मिल गया है। बड़ी अच्छी बात है भाई, अथवा मिल गया। तो क्वेश्चन क्या है पहला, घरेलू लॉन्ड्री की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो आइए समझते हैं घरेलू लॉन्ड्री की 4 विशेषताएं। सबसे पहले ये है कि इसमें कपड़ों की मात्रा कम ही होती है। घरेलू लॉन्ड्री है तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 किलो इतने ही कपड़े ज्यादा से ज्यादा धोए जाते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि कपड़े भी कम है तो वो तो नॉर्मली याद ही रहते हैं किसने किस कपड़ा दिया था, ये किसका है, बस रिकॉर्ड की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। विभिन्न कार्यों के लिए कोई अलग खंड नहीं होता, यानी कि धोने के लिए अलग होगा, सुखाने के लिए अलग होगा, मैल निकालने के लिए अलग होगा, ठीक है, उसकी चमकाई करने के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे काम एक ही व्यक्ति करता है या फिर एक ही परिवार मिलकर करता है, ठीक है। उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे कि ब्रश, बाल्टी, धुलाई मशीन, बस सिर्फ यही चीजें होती है ज्यादा से ज्यादा। ब्रश हो गया जो कपड़े धोने वाला होता है, एक बाल्टी, धुलाई मशीन हो गई, सर्फ या निरमा वगैरह हो गया, बस यही सारी चीजें होती है इसमें। तो घरेलू लॉन्ड्री है, सारी चीजें छोटी छोटी होंगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बेल कप्तान को कोई 2 कार्य लिखिए। देखिए, जो होटल विभाग होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सब डिवीजन होते हैं, जिसमें से एक सब डिवीजन है बेल कप्तान का, ठीक है, एक बेल बॉय भी होता है। तो बेल कप्तान के 2 कार्य आपको बताने, आइए देखते हैं। बेल कप्तान के 2 कार्य में सबसे पहला ये है कि प्रतीक्षा कक्ष यानी कि वेटिंग रूम में सभी वर्दीधारी सेवकों और सामान संदेशवाहकों को संगठित करना, उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, होटल में लाने और वहां से ले जाने के समय सारे सामान का परीक्षण करना। जो बेल बॉय होते हैं ना, ठीक है, बेल बॉय क्या करते हैं, जो और गेस्ट होते हैं जब वो आते हैं या जाते हैं तो उनके सामान का ये परीक्षण करते हैं कि कितना था, कैसा था, ठीक है, देखते हैं कि कुछ हमारा तो लेके नहीं जा रहे, कुछ अपना छोड़ के तो नहीं जा रहे, कुछ ऐसी चीजों को ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये होते हैं बेल कप्तान के 2 कार्य। अरे कहाँ चला गया, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेस्टिक लॉन्ड्री, तो 4 पॉइंट। एंड कप्तान के क्या यहाँ पे पॉइंट है वो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक एमसीक्यू पता चल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि नई राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार युवा कौन है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए नई राष्ट्रीय युवा नीति कब आई थी, एमसीक्यू में तो बताएंगे 2014। अब कौन है, तो नई राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा की जो आयु बताई गई है वह 15 से 29 वर्ष, ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि युवा वह अवधि है जब व्यक्ति एक वयस्क की, एक बड़े व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा होता है, जिसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं, एक तो होती है जब हम बड़े होते हैं तो हमें कुछ जॉब करके पैसा कमाना होता है या फिर विवाह करना होता है, और साथ ही विवाह करने के पश्चात हमें अपना पारिवारिक जीवन प्रारंभ करना होता है। तब हम बोलते हैं कि हाँ, ये अब युवा बन चुका है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हमारे घर में कि अब तो ये बड़ा हो गया, अब तो इसकी शादी वादी करो, कमाए धमाए, ये बस अपना देखेगा, तो बस वही उसी को हम युवा बोल देते हैं। ओके, हु इज या फिर हु आर द यूथ अकॉर्डिंग टू द न्यू नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ 2014। तो क्या है इसके बारे में पढ़िए। 21 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है कि हमारे जितने भी परंपरागत व्यवसाय हैं इनके लुप्त होने की कोई 2 कारण लिखिए, ठीक है। हमारे परंपरागत व्यवसाय क्यों लुप्त होते जा रहे हैं, तो सबसे पहला कारण ये है कि जितने भी ये व्यवसाय करने वाले लोग थे, ठीक है, हम आम लोग, हम
अनपढ़ थे, हम आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार थे। इसलिए हमारी जितनी भी परंपरागत व्यवसाय है जैसे कि सूत को काटना, ठीक है? और कुछ जैसे वो डोंगी वगैरह होते थे ना बनते हैं और छठ के टाइम पे भी वो जो टोकरी होती हैं, ठीक है? बड़े-बड़े से वो जो जिस लकड़ी से बनते हैं उससे और भी सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जितने भी व्यवसाय ऐसे करने वाले लोग थे आम घरों में, वो अनपढ़ थे, गरीब थे, इसकी वजह से लुप्त होते चले गए, ठीक है? वो अन्य प्रकार की जो कलाएँ थी इनको समझ ही नहीं पाते थे, ठीक है? उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था या फिर जो व्यापार के संबंध में सेवाएँ थी, वो उन्हें मिल नहीं पाईं, इसीलिए भी समाप्त होते चले गए। जो उद्योग अभी मैंने आपको बताया था वो डोंगी वगैरह बनाने का, जो उद्योग वन आधारित थे, ठीक है? वो भी खत्म होते चले गए, ठीक है? क्योंकि सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ ला दी हैं। उसके बाद भूमि सुधार लागू किए गए, तो कृषि कम हो गई, ठीक है? पर्यावरणीय निम्नीकरण हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इन सभी की वजह से भारत के परंपरागत जो व्यवसाय थे, वो लुप्त होते चले गए। इंग्लिश में राइट एनी टू रीजंस फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इन इंडिया। तो ये पॉइंट थे जिसकी वजह से ये खत्म होता चला। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल सा है। बुनावट से आप क्या समझते हैं? वस्त्र की बुनावट किन तीन बातों पर निर्भर करती है? ठीक है, आपको सिर्फ नाम लिखने थे तीन बातों के, मैं आपको यहाँ पे वर्णन करके बताऊं। देखिए, बुनावट दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति है जो वस्त्र की स्पर्श तथा दृश्य गुणवत्ता को बताती है। अर्थात आपको एक कपड़ा लीजिए, ठीक है? एक ऐसा कपड़ा जो आप डेली बेसिस पे पहनते हैं और एक ऐसा कपड़ा जो आप केवल शादी पार्टी में पहनते हैं। तो डेली बेसिस को पहनना जो कपड़ा होगा ना, आप उसे जब पकड़ेंगे, छुएँगे, तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि डेली पहनते तो आपको पता है। लेकिन कुछ कपड़े जो शादी पार्टी में पहनते हैं, उसे आप हाथ से छुएँ, उसको स्पर्श करें, महसूस करें तो लगेगा कि हाँ, कुछ अच्छा-सा फ़ील हो रहा है। तो बुनावट इसी तरीके से डिपेंड करती है कि कपड़े के दिखने और छूने की एक अनुभूति है, एक एहसास है, ठीक है? अब ये ना 3 बातों पे निर्भर करती है, कैसी? जैसे मैंने आपको बताया आपका डेली बेसिस का एक कपड़ा पहनने वाला और एक किसी शादी पार्टी का। तो डिपेंड करता है कि आपका वो कपड़ा दिखाई कैसा देता है, आपके कपड़े की प्रकृति कैसी है और छूने पर कैसा लगता है। दिखाई कैसा देता है जैसे कि रोज़ पहनने वाला जो कपड़ा होगा, वो ज़्यादा चमक नहीं रहा होगा, ठीक है? और चिकना भी नहीं होगा और जो शादी पार्टी वाला होगा, वो चमकदार होगा, चिकना होगा, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है? फिर बात आती है उसकी प्रकृति, वो ढीला है, लटका हुआ है, कड़ा है, बाहर को निकला हुआ है, चिपकने वाला है यानी कि एकदम टाइट है, फिट है, लूज़ है, ये भी डिपेंड करता है। फिर छूने पर कैसा लगता है, जैसे कि छूने पे कुछ कपड़े होते हैं जो नरम एकदम सूती टाइप में बहुत ही नरम लगते हैं, कुछ कड़क, कुछ रूखा, समतल, ऊबड़-खाबड़ जैसे लगते हैं, कुछ खुरदरा होता है, ठीक है? जैसे ऊनी है, ऊनी वस्त्र जो हैं, वो चिकने तो होते हैं, लेकिन वो जो धारी होती है ना, वो खुरदरी टाइप में होती है। तो ये डिपेंड होते हैं, ये बातें होती हैं। ठीक है बच्चों? तो समझिए अच्छे तरीके से बुनावट क्या है और किन 3 बातों पे ये निर्भर करती है। चलिए, आते हैं इंग्लिश में। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्सचर? एंड ये किन 3 बातों पे डिपेंड करता है, तो ये होता क्या है? हाउ डज़ इट अपीयर? व्हाट इज़ इट्स नेचर? एंड हाउ डज़ इट फील व्हेन टच्ड? कंप्लीट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वाला है। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन 3 पूछा था ना, वो आपको बताना था, जिसमें मैंने पूछा था आपसे कि सबसे पहला जो एसओएस बाल गाँव था, ये कब खोला गया था और कहाँ खोला गया था, ठीक है? अब एक क्वेश्चन नंबर 23 से भी पूछता हूँ और वो ये है, आपको बताना है कि सबसे पहला, ठीक है? सबसे पहला उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम था, ठीक है? ये कब आया था? सबसे पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर मैं आपको बता दूँगा वैसे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आपको 2 पहलू बताने हैं। तो सबसे पहला पहलू तो ये है कि उपभोक्ता को अपनी शिकायत अधिकारी से करने का ये अधिकार देता है और तत्काल निवारण की माँग कर सकता है। अर्थात हम एक उपभोक्ता हैं, हमने कोई वस्तु खरीदी, वस्तु के बारे में हमें कोई शिकायत करनी है, तो हम सीधा उपभोक्ता अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं और हमें उसमें सहायता भी मिलेगी, ठीक है? उपभोक्ता विनिर्माता के द्वारा की गई लापरवाही की वजह से होने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए हर्जाने का दावा कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप एक कोई साबुन खरीद के लेके आते हैं, ठीक है? आप ये एक साबुन खरीद के लेके आए दुकान से, वो किसी भी एक्स वाई जेड का साबुन है, ठीक है? उस साबुन को जब आपने लगाया तो आपको एक तरीके का इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, ठीक है?
तो आप उस साबुन की कंपनी पर केस कर सकते हो कि मैंने तुम्हारा ये साबुन लगाया, उसके बाद में मुझे ऐसा हुआ। ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर आपने कोई मेडिसिन खरीदी, ठीक है, और वो मेडिसिन जिस चीज के लिए बनी, जैसे मान लेते हैं बुखार के लिए बनी, आपने बुखार में खाई, आपको फायदा कर गई। लेकिन कई बार वो मेडिसिन बुखार में आपने खाई और आपको अगर फायदा नहीं करे, ठीक है, और आपको रिएक्शन मतलब आपको उसने कुछ गलत प्रभाव कर दिया, ठीक है, दाने हो गए, या फिर मान लेते हैं कि आपका स्ट्रोक आयतन बढ़ गया, हार्ट अटैक जैसी कुछ बीमारी टाइप में हो गई, ठीक है, हार्ट अटैक आ गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इस संबंध में उसको जाके बेसिकली उस पे केस कर सकते हैं, हर्जाना भी मिलेगा आपको। ठीक है ना। यह बात सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती है, सिवाय उन वस्तुओं के जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया गया। यानी कि आपने वो सुना था ना, एसआई मार्क वाला या फिर हॉलमार्क टाइप में। हाँ, हालांकि वो तो पीतल सॉरी, सोने और चांदी इसकी वस्तुओं पे होता है हॉलमार्क। ठीक है, आईएसआई मार्क हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जिसे भारत सरकार के द्वारा खुद से निरीक्षण करके दिया गया, उसमें ऐसा नहीं होता। बाकी किसी और कंपनी भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दो पहलू, समझिए इसी तरीके से। उसके बाद है राइट टू एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या क्या है, आप यहां से उसे पढ़ सकते हैं। आगे बात आती है क्वेश्चन 24 की। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आहार के प्रकारों का वर्णन कीजिए और अथवा में विटामिन ए की कमी से होने वाले दो रोगों के नाम बताइए। तो देखते हैं भाई, आहार ना दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं नियमित आहार यानी कि सामान्य आहार। ये क्या होते हैं, संतुलित आहार में स्वास्थ्य व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी खाद्य समूह शामिल होते हैं। अर्थात संतुलित आहार में हमारी जो बॉडी है इसको हेल्थी रखने के लिए जितने भी खाद्य होते हैं वो शामिल होते हैं। फिर आते हैं संशोधित यानी कि चिकित्सीय आहार। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में स्थिरता और बनावट में परिवर्तन लाने के लिए ऊर्जा, कैलोरी सेवन में वृद्धि या कमी, पोषक तत्वों की अधिक कमी या कम मात्रा, ये इसमें आती है संशोधित चिकित्सीय आहार। ठीक है। तो दो प्रकार के आहार होते हैं, नियमित और संशोधित। फिर आता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो रतौंधी, पूर्ण रूप से अंधा होना या फिर आंखों की रोशनी कम हो जाना, आंख के सफेद हिस्से में धब्बे की समस्या हो जाना, संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, यानी कि किसी प्रकार की जब हमें बीमारी होती है तो हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है। इससे शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है, एक तरह से हमारी बॉडी स्ट्रेंथ जो है, लंबाई वगैरह, ये सारी चीज इससे प्रभावित हो जाती है। ठीक है, समझिए इसी तरीके से। तो आहार के कुछ ये प्रकार थे। आगे आता है इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डाइट, तो रेगुलर एंड मॉडिफाइड, एंड विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो आपके सामने ये। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। और ये 25 जो क्वेश्चन है इसमें आपके दो दो नंबर के दो क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि खाद्य विज्ञान क्या होती है, इसकी परिभाषा। और दूसरा क्वेश्चन है खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दिया गया है खाद्य विज्ञान। तो खाद्य विज्ञान यह एक विशिष्ट क्षेत्र है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई भी फसल, ठीक है, जब वो खेत में बोई जाती है तो खेत में बोने से लेकर उसकी कटाई तक, फिर कटाई से उसके भंडारण तक, और भंडारण से हमारे पास पहुंचने तक, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है फसल, ठीक है, खाद्य की, इसी बीच में हम उसके अंदर होने वाले परिवर्तन, वो नष्ट होता है या नहीं होता है, किन कारणों से नष्ट होता है, किन कारणों से नहीं होता है, इससे जुड़े जितने भी सिद्धांत हैं उसके अध्ययन के लिए हम जीव विज्ञान का उपयोग करते हैं, भौतिक विज्ञान का उपयोग करते हैं, और अभियंत्र यानी कि यंत्र का उपयोग करते हैं। इसी को बोलते हैं खाद्य विज्ञान। ठीक है, दूसरा है खाद्य प्रौद्योगिकी। इसमें हम बात करते हैं एक ऐसे विज्ञान की जिसमें हम वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ साथ हम सामाजिक आर्थिक जीवन को भी समझते हैं और कानूनी नियमों को भी समझते हैं। जैसे कि खाद्य विज्ञान और जो अभियांत्रिकी है, इसका उपयोग करके हम सुरक्षित, पोषक, संपूर्ण, सस्ते और सुविधाजनक जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, जो सही हैं, अच्छे हैं, पोषक जिनमें है, ठीक है, सस्ते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों का हम चयन करते हैं, उनका भंडारण करते हैं, पैक करते हैं, उनको बेचते हैं, या फिर उनका अध्ययन करते हैं। एक तरीके से ये चीजें होती हैं
खाद्य प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आई होप अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बढ़िया तरह से। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो डिस्क्राइब द फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी इन डिटेल। तो फूड साइंस क्या है, फूड टेक्नोलॉजी क्या है, आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेल देखो अभी तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो हमारे 2 नंबर के टोटल जो क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। तो इस तरह से बच्चों पिछले 30 से लेके 35 मिनट के अंदर आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 12 के अपने होम साइंस के कल के पेपर के लिए, प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए जो अपना सबसे पहला पेपर था, इसको अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अभी इसमें देखो आपका जो सेक्शन नंबर सी है इसके 2 नंबर के क्वेश्चन बच गए। ठीक है, और सेक्शन जो डी है 2 नहीं, ये 3 नंबर के क्वेश्चन बच गए। और सेक्शन डी के अंदर से आपके 4 नंबर के और 5 नंबर के जो क्वेश्चन है ये बच गए। तो इन सभी को आपको मैं पार्ट 2 में समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा देखने को और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो बस यही था आज का ये वीडियो। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों में कमेंट इसको शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए। एक बार फिर से वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं, अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो तो आज ही हमारे द्वारा क्लास 12 के लिए बनाए गए 15+ सैंपल पेपर्स को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स अभी अवेलेबल हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिकल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। बाय करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। एक सब्जेक्ट का प्राइस आपको 149 का पड़ेगा अगर आप ये कोड यूज करोगे। ठीक है, वैसे 299 है। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट को एक बार में बाय करने पर साथ में ही आपको ये 399 के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे अपने सैंपल पेपर के पार्ट 2 की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।